हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं सिविल सपोर्टिव यूट्यूब चैनल। और आज हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन जो कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर थर्ड जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर थर्ड है द्रव स्थैतिक दाब यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसके सिलेबस की बात हम कर लेते हैं। तो सिलेबस की अगर बात करें तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में पहला जो पढ़ना है कि प्रेशर क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या है, प्रेशर हेड क्या है, पास्कल्स लॉ क्या है एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, इसके बारे में पढ़ना है। पिछली बार जो है एग्जाम में इसके जस्ट पीछे जो 2020 में एग्जाम हुआ था उसमें पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चन लिखने के लिए आया था। ठीक है। और पास्कल लॉ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे या तो पास्कल लॉ का डेरिवेशन, ठीक है, या फिर पास्कल लॉ क्या होता है इसके बारे में, या इसका एप्लीकेशन, यानी कि पास्कल लॉ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है। अगर यानी कि अगर आपने पास्कल लॉ के ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। ठीक है। और फिर इसके बाद पढ़ना है टोटल प्रेशर क्या होता है, रिजल्टेंट प्रेशर क्या होता है और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। ठीक है। इसमें सेंटर ऑफ प्रेशर ये क्या होता है इसके बारे में पूछ लेता है, और दूसरा क्या है पास्कल्स लॉ। ये दोनों ही टॉपिक जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ना है टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड इंक्लाइंड प्लेट, यानी कि आपको निकालना है टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर। टोटल प्रेशर हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, और सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है। और किस तरीके के प्लेट से, अगर प्लेट हॉरिजॉन्टल में है या प्लेट वर्टिकल में है या फिर प्लेट इंक्लाइंड में है, तो तीनों ही सिचुएशन में हमें प्लेट पर कितना टोटल प्रेशर यानी कि संपूर्ण दाब लगेगा और सेंटर ऑफ प्रेशर यानी कि दाब का केंद्र बिंदु क्या होगा। ठीक है। तो वो हमें बताना है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सरफेस ऑफ रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर या ट्रापेजॉइडल शेप आर सर्कुलर। इन सभी इन सभी जो है सरफेस के लिए, तो जैसे कि सरफेस ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा गया है, हॉरिजॉन्टल स्थिति में रखी गई है, या फिर एक रेक्टेंगल है जो कि वर्टिकल स्थिति में रखा गया है, या फिर एक रेक्टेंगुलर है, वो रेक्टेंगुलर शेप है जो कि इंक्लाइन प्लेट की तरीके से रखा गया है, तब क्या टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा। उसी तरीके से ट्रायंगुलर प्लेट है तो उस पर क्या होगा, अलग अलग स्टेज पे टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर, वही इस चैप्टर में पूछा जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि इस थर्ड पॉइंट पे टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए कोई भी डेरिवेशन जो है हमें करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जब सिलेबस में नहीं है फिर भी हम इसको डेरिवेशन देखेंगे नहीं, बस ओवरव्यू ले लेंगे। इसके बाद सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो इसके जो सिंपल जो न्यूमेरिकल हैं उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और प्रेशर ऑन कर्व सरफेस केवल कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे। ठीक है। इस पर ना न्यूमेरिकल करेंगे ना ही डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। तो एक बार सिलेबस को समराइज कर लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में पहले पढ़ना है प्रेशर या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, प्रेशर हेड क्या है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर पढ़ना है टोटल प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में। ठीक है। फिर पढ़ना है टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टल प्लेट पे, वर्टिकल प्लेट पे और इंक्लाइन प्लेट पे। ठीक है। तो ये इतने टॉपिक हैं जिसको 2 पार्ट में कवर किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि द्रव स्थैतिक दाब क्या होता है। तो द्रव स्थैतिक दाब बेसिकली पुराने जो है यूनिट नंबर 1 में हमने बताया था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है कि जब द्रव स्थिति स्थिर अवस्था में हो, जब द्रव स्थिर अवस्था में हो तब वह किसी टंकी की दीवार पर जो दाब लगाता है वह दाब जो जो दाब है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि द्रव स्थैतिक दाब कहलाता है। यानी कि जब द्रव स्थिति स्थिर की अवस्था में हो तब जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के दीवार पर जो दाब लगाता है वह दाब द्रव स्थैतिक दाब कहलाता है। तो इसी चैप्टर को अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर नंबर 3 में। तो सबसे पहले बात करते हैं कुल दाब या फिर संपूर्ण दाब क्या होता है। ठीक है। जैसे किसी टंकी में आपने पानी भर रखा है तो टंकी की दीवार पर पानी के द्वारा कितना कुल दाब लग रहा है वह दाब क्या कहलाएगा, कुल दाब। या फिर उस टंकी की दीवार पे कुल बल कितना लग रहा है, ठीक है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, वही जो है कुल दाब कहलाएगा। चलिए इसको डेफिनेशन से समझते हैं। एग्जाम में आता है कि कुल दाब या संपूर्ण दाब क्या है, तो क्या लिखिएगा
लिखेंगे किसी तरल के द्वारा किसी सतह पर लगाया गया कुल बल उस तरल का उस सतह पर कुल दाब या फिर संपूर्ण दाब कहलाता है। ठीक है। द टोटल फोर्स exerted by any fluid at any surface is called the total pressure of the fluid at the surface। तो यह बल सदैव संपीड़न प्रकार का होता है, यानी कि जो फ्लूइड के द्वारा बल लगाया जाता है वो संपीड़न प्रकार का होता है। वो टेंसाइल फोर्स हमें पता है कि कभी भी फ्लूइड नहीं लगाता है, तो कंप्रेसिबल प्रकार का बल होता है और उस सतह के लंबवत कार्य करता है। यानी कि जिस भी सतह पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है वह सतह के लंबवत लगता है। ठीक है। और कुल दाब को सामान्यतः कैपिटल पी से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि संपूर्ण दाब को कैपिटल पी से प्रदर्शित किया जाता है। कुल दाब कैपिटल पी की जो एमकेएस मानक में जो इसकी इकाई होती है वो इकाई क्या होती है? किलोग्राम। ठीक है। एमकेएस मानक में टोटल प्रेशर की जो इकाई होती है वो किलोग्राम होती है और एसआई प्रणाली में इसका जो कुल इकाई जो होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसका मतलब ये है कि संपूर्ण दाब का जो इकाई होता है वो यूनिट क्या होता है? अगर एमकेएस मानक में पूछा जाए तो किलोग्राम होता है और एसआई प्रणाली में पूछा जाए तो न्यूटन होता है। ठीक है। जैसे आप जो है किसी भी टेबल पे आप खड़े हो जाइए, तो टेबल पे आपके भार की वजह से, आपके द्रव्यमान की वजह से दाब लग रहा है। तो कितना कुल दाब लग रहा है आप बता दोगे कि आपका वेट अगर 50 केजी का है तो आप बता दोगे, आपका मास बेसिकली 50 केजी का है तो आप बता दोगे कि हम टेबल पे जो संपूर्ण दाब लगा रहे हैं, कुल दाब लगा रहे हैं, वो 50 केजी लगा रहे हैं। तो ये एमकेएस मात्रक में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितना दाब लगा रहे हैं एसआई मानक में, एसआई प्रणाली में, तो आप 50 केजी को न्यूटन में चेंज करके आप न्यूटन में बताएंगे। ठीक है। और आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम में 9.81 न्यूटन होता है। 9.81 न्यूटन का मतलब हो गया सीधे 10 न्यूटन, जनरली राउंड फिगर कर लें तो 10 न्यूटन होता है कि 1 किलोग्राम में 10 न्यूटन होता है। तो अगर आपका भार 50 किलो का है, 50 केजी का आपका भार है, तो आप उस टेबल पे 50 गुणे 10 यानी कि 500 न्यूटन का दाब लगाएंगे, जो कि संपूर्ण दाब होगा आपका। ठीक है। और बात कर लेते हैं कि ये जो दाब लगता है किसी भी प्लेट के लंबवत लगता है। एक टंकी है और इस टंकी में अगर द्रव भरा गया है तो इस द्रव की वजह से टंकी की दीवार पर जब भी दाब लगेगा तो वो इस दीवार के लंबवत दिशा में लगेगा, कुछ इस तरीके से दाब लगेगा। ठीक है। अगर इसके तली की बात करें तो तली पे इस तरीके से दाब लगेगा। लंबवत मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दाब लगेगा। इस पे लगेगा तो कुछ इस तरीके से दाब लगेगा। ठीक है। साइड वाली दीवार पे जब लगेगा तो ये लंबवत कार्य करता है और ये कंप्रेसिबल नेचर का होता है। अब बात करते हैं दाब या फिर दाब तीव्रता या फिर इकाई दाब क्या होता है। संपूर्ण दाब अगर आपसे पूछा गया तो हमने बता दिया कि टंकी के दीवार पर लगाया गया पानी के द्वारा कुल कुल बल क्या कहलाया? संपूर्ण दाब कहलाया। लेकिन दाब क्या होता है, या फिर सिंपली पूछा जाए दाब तीव्रता क्या होता है, या फिर इकाई दाब क्या होता है, तो इसका नाम से ही पता है, इकाई दाब। इकाई मतलब इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब, इकाई दाब कहलाएगा। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं प्रेशर या फिर प्रेशर इंटेंसिटी या फिर यूनिट प्रेशर। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा है। सतह के इकाई क्षेत्रफल यानी कि यूनिट एरिया पर तरल द्वारा लगाए गए बल को, ठीक है, बल को इकाई दाब, दाब तीव्रता या दाब कहते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। ठीक है। पर यूनिट क्षेत्रफल पे, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब जो है दाब तीव्रता कहलाता है। लगने वाला बल बेसिकली हम यहाँ कहेंगे। ठीक है। इसे सामान्यतः स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो संपूर्ण दाब था उसको कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन प्रेशर इंटेंसिटी, दाब तीव्रता या फिर इकाई दाब को स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और यदि किसी सतह के ए क्षेत्रफल पर कुल दाब पी हो, अगर किसी कोई सतह है उसका क्षेत्रफल ए है और उस पर कुल दाब कैपिटल पी हो, तब उस सतह पर दाब तीव्रता यानी कि स्मॉल पी क्या हो जाएगा? कुल दाब बटे सतह का क्षेत्रफल।
तो सतह का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और कुल दाब क्या है, पी है। तो दाब तीव्रता स्मॉल पी क्या हो जाएगा, कुल दाब बटे सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, दाब तीव्रता स्मॉल पी की इकाई जो एमकेएस प्रणाली में वो होता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, वहीं पे एसआई प्रणाली में होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम हमेशा ही इंजीनियरिंग में जो प्रणाली यूज करते हैं वो एसआई प्रणाली यूज करते हैं। तो जब भी न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिलेगा या कहीं पे भी आप दाब तीव्रता या दाब बताएंगे तो वो एसआई प्रणाली में बताएंगे। संपूर्ण दाब को आप न्यूटन से व्यक्त करेंगे और दाब तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से आप व्यक्त करेंगे। हमेशा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का इस्तेमाल जो है बहुत कम होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि एक दीवार है, टंकी की दीवार है बेसिकली। ये क्या है, एक कोई टंकी है, ठीक है, और इस टंकी के दीवार पर दाब लग रहा है। ये पानी है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ये पानी भरा हुआ है और एक साइड जो है, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अब जो है इतनी गहराई तक, इतने क्षेत्रफल पर पानी की वजह से दाब लग रहा है, ठीक है। और ये जो क्षेत्रफल आया है वो कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो ये क्षेत्रफल है 2 मीटर स्क्वायर और पता चला कि इस दीवार पर जो पानी की वजह से दाब लग रहा है यानी कि कैपिटल पी लग रहा है, ठीक है, संपूर्ण दाब लग रहा है, वो कितने न्यूटन का लग रहा है, वो 50 न्यूटन का लग रहा है। संपूर्ण दाब जो लग रहा है वो 50 न्यूटन का लग रहा है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इकाई क्षेत्रफल पे, यानी कि यहाँ पे देखिए साइड में कि पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितना दाब लग रहा है, ठीक है। और इसका डेफिनेशन भी यह है, सतह के इकाई क्षेत्रफल पर तरल द्वारा लगाया गया बल, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे तरल द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। जब 2 मीटर स्क्वायर एरिया पे 50 न्यूटन का दाब लग रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना, उसका आधा, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। तो वो कैसे निकालेंगे, सीधे फार्मूला है हमारे पास कि कैपिटल पी यानी कि लगने वाला संपूर्ण दाब कितना है, 50 न्यूटन। तो आप लिखोगे यहाँ पे 50, ठीक है, और बटे एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर। जब ये कट के आएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इस दाब तीव्रता कितना आ गया, 25। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि दाब है, पी है, तो पी की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, न्यूटन आएगी, है ना। और नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एसआई यूनिट में बात करेंगे हमेशा ही इंजीनियरिंग में। तो 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इस दीवार पर लगने वाला दाब तीव्रता है। इस पर्टिकुलर दीवार पे इस क्षेत्रफल पर 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब तीव्रता है। तो 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब तीव्रता है, लेकिन 50 न्यूटन जो लग रहा है वो संपूर्ण दाब है दीवार पर लगने वाला। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो जिससे कि मुझे एक आइडिया लगेगा कि आपको और बेहतर तरीके से कैसे समझाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द्रव स्थैतिकी के मूल सिद्धांत के बारे में, यानी कि फंडामेंटल लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और इस फंडामेंटल लॉ को आप जरूर समझिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल आगे हम न्यूमेरिकल में करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। तो कह रहा है, और ये चीज आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल लॉ, ठीक है। ठीक है, लिखा हुआ है कि द्रव स्थैतिकी के मूल सिद्धांत निम्न है, जिसमें से पहला है कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता उस बिंदु पर द्रव की ऊंचाई के समानुपाती होती है। अर्थात किसी द्रव के लिए T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ये इसने क्या कह दिया कि कह रहा है कि द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पे, जैसे आप अगर आप देखें, अगर आप देखिएगा तो ये क्या है, एक टंकी है जिसपे जो है पानी भरा हुआ है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, सबसे पहले रेड कर लेता हूँ। ठीक है, इस टंकी पे जो है पानी भरा हुआ है। तो पानी के अंदर किसी भी बिंदु पे, यानी कि द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर जो दाब तीव्रता होगी, इस बिंदु पे जो दाब तीव्रता होगी उस बिंदु पर द्रव के ऊंचाई के समानुपाती होगी। यानी कि इस द्रव की ऊंचाई अगर h है तो दाब तीव्रता जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रो जी इंटू एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रो जी इंटू एच हो जाएगा। कल को
ये गहराई, ऊंचाई या गहराई कह लीजिए, यह ऊंचाई बढ़ के कुछ ज्यादा हो जाती है। तो जब ज्यादा हो जाएगी तो दाब तीव्रता भी बढ़ जाएगी। यहाँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होने का मतलब ये है समानुपाती होने का, ऊंचाई के समानुपाती होने का मतलब है कि गहराई बढ़ेगी तो दाब तीव्रता भी बढ़ेगी। ठीक है, सिंपल बात है। लिखा हुआ है द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता उस बिंदु पर द्रव की ऊंचाई के समानुपाती है। द्रव की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी तो दाब तीव्रता भी बढ़ती चली जाएगी। ऊंचाई का मतलब यहाँ गहराई से कहने का मतलब है कि द्रव के अंदर जितनी भी गहराई से चलते चले जाएंगे दाब तीव्रता उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है कि जब आप वाटर प्रूफ घड़ी यूज करते हैं तो पीछे घड़ी के पीछे आप देखोगे तो लिखा रहता है वाटर रेजिस्टेंट अप टू 20 मीटर। ठीक है, या फिर लिखा रहेगा 30 मीटर। तो वाटर रेजिस्टेंट अप टू 20 मीटर का मतलब ये है कि 20 मीटर गहरे में, गहराई में अगर ये घड़ी गिर जाता है, किसी तालाब वगैरह में गिर जाता है जिसकी गहराई 20 मीटर है, तब क्योंकि गहराई के बढ़ने के साथ साथ, पानी के अंदर गहराई के बढ़ने के साथ साथ दाब भी बढ़ते चला जाता है। जो दाब तीव्रता है या दाब है वो बढ़ते चला जाता है। तो जो 20 मीटर की गहराई, अगर वाटर रेजिस्टेंट 20 मीटर तक है तो 20 मीटर गहराई तक पानी जाएगा तो पानी के द्वारा घड़ी के ऊपर जो दाब लगाया जाएगा, पानी के द्वारा घड़ी के ऊपर जो दाब लगाया जाएगा वो सह लेगी। लेकिन 20 मीटर से ज्यादा गहराई पे अगर घड़ी डूब जाती है तो उसके दाब ज्यादा लगेगा। जब दाब ज्यादा लगेगा तो उस पानी को रोक नहीं पाएगी और पानी जो है घड़ी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो एक पहला जो द्रव स्थितिकी का सिद्धांत है वो क्या है कि जो गहराई है वो जो दाब है, दाब तीव्रता बेसिकली गहराई के साथ बढ़ते जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं दाब तीव्रता गहराई के समानुपाती होता है। पानी के अंदर गहराई में जाते चले जाएंगे तो उस पर दाब जो है बढ़ता चला जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि स्थिर द्रव के कारण किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। यानी कि अगर पानी जो है स्थिर अवस्था में है तो उसके अंदर किसी भी बिंदु पे अगर हम बात करें तो जो दाब तीव्रता होगी वो समान होगी। उसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर एक जो है कि एक हमने जो है कि क्यूब ले लिया है छोटा सा, मतलब पानी का एक कण ले लिया है, समझ लीजिए पानी का एक कण ले लिया है। अब इस पर पानी की वजह से जो दाब लगेगा, पानी की वजह से जो दाब लगेगा वो चारों दिशाओं में, हर दिशाओं में, सभी दिशाओं से जो है समान दाब लगेगा। ठीक है, तो ये इसका फंडामेंटल सिद्धांत है। ठीक है, क्योंकि अगर दाब जो है समान न रहता, ज्यादा या कम रहता, तो होता क्या कि आप वो जो फ्लूइड का कण है, द्रव जो है स्थिर अवस्था में न रख पाता। जिधर ज्यादा दाब लगता उधर की तरफ पुश होकर आगे बढ़ जाता। ठीक है, लेकिन द्रव स्थिर अवस्था में है, इसका मतलब उसके सभी कण, सभी मॉलिक्यूल्स जो है उस पर जो दाब है चारों दिशाओं से समान लग रहा है, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। और तीसरा जो पॉइंट है द्रव स्थितिकी का सिद्धांत है कि किसी सतह पर स्थिर अवस्था में द्रव पर दाब हमेशा उस सतह के लंबवत कार्य करता है। ठीक है, यानी कि किसी भी बर्तन में आपने जो है कि पानी को रख दिया और पानी स्थिर अवस्था में है तो वह बर्तन के दीवार पर दाब लगाएगा, लेकिन उस दीवार के लंबवत डायरेक्शन में दाब लगाएगा। लंबवत का मतलब 90 डिग्री में दाब लगाएगा। जैसे एक ये इधर समझते हैं, देखिए यहाँ पे समझते हैं, एक कर्व सरफेस है और इसके इस साइड जो है पूरा पानी भरा हुआ है, इस साइड जो है पूरा पानी भरा हुआ है इस लेवल तक। ठीक है, अब ये पानी जो है इस कर्व सरफेस पे दाब लगाएगा, लेकिन जो दाब लगाएगा इस दीवार के लंबवत लगाएगा। तो इस दीवार पर किस तरीके से दाब लगेगा, इस तरीके से लंबवत दाब लगेगा, इस तरीके से। अब जहाँ पे कर्व होते चला जाएगा, तो जहाँ कर्व होते चला जाएगा तो वहां पे दाब भी जो है थोड़ा सा मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस सतह के लंबवत 90 डिग्री पे ये इस तरीके से बनेगा और ये हॉरिजेंटल है तो इसका लंबवत जो है 90 डिग्री पे इस तरीके से दाब लगेगा। तो कुछ इस तरीके से दाब लगते जाएगा और जैसे ही कर्व आएगा तो सतह के लंबवत ही हमेशा लगेगा, जब भी लगेगा। तो जब लगेगा तो ऐसे लगेगा, यानी कि देखा जब वर्टिकल दीवार है तब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उसके 90 डिग्री पे बल लग रहा है, जो फोर्स एफ लगेगा, दाब लगेगा, कैपिटल पी लगेगा, वो कैसे लग रहा है, सतह के लंबवत लग रहा है। ठीक है, तो द्रव स्थितिकी के बेसिकली तीन सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है कि गहराई के बढ़ने के साथ साथ जो दाब की तीव्रता है वो भी बढ़ती चली जाएगी। जितनी अंदर पानी के अंदर गहराई में जाएंगे तो हमारे बॉडी पे अगर गोता लगाते हैं पानी के अंदर जितनी गहराई पे जाएंगे हमारे बॉडी पे उतना ही ज्यादा दाब लगेगा।
दूसरा है कि अगर स्थिर अवस्था में पानी है तो पानी के अंदर किसी भी बिंदु पे बात कर लें तो जो दाब लगेगा वो चारों दिशाओं से एक समान दाब लगेगा। और तीसरा, जो दाब लगेगा वो सतह के लंबवत लगेगा, सतह के लंबवत लगेगा। तीन जो है फंडामेंटल सिद्धांत है द्रव स्थैतिकी के। अब बात करते हैं पास्कल का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स ने बेसिकली इसी सिद्धांत को प्रूफ करने की कोशिश करी कि पानी अगर स्थिर अवस्था में है और उसके अंदर कोई भी बिंदु है तो उस पर जो दाब लगेगा वो प्रत्येक दिशाओं से समान दाब लगेगा। ऐसा नहीं कि किसी डायरेक्शन से ज्यादा दाब लगेगा, किसी डायरेक्शन से कम दाब लगेगा। उसके मॉलिक्यूल्स पे या उस बिंदु पे हर डायरेक्शन में जो दाब लगेगा वो एक समान लगेगा। इसी को पास्कल ने प्रूव किया है। ठीक, और ये हाइड्रोस्टैटिक यानी कि द्रव स्थैतिक प्रेशर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि एग्जाम में आता है तो आपको क्या लिखना है। फ्रांसीसी गणितज्ञ बी पास्कल ने 1663 ईस्वी में सिद्ध किया कि यदि कोई भी तरल स्थिर अवस्था में हो तब द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव का दाब प्रत्येक दिशाओं में समान होगा। तो एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे डी पास्कल, उन्होंने बताया कि यदि कोई तरल जो है स्थिर अवस्था में है तब तरल के अंदर किसी भी बिंदु पर जो दाब लगेगा वो कैसा लगेगा, एक समान लगेगा सभी दिशाओं से। ठीक है, इसी को प्रूफ करने के लिए पास्कल ने क्या करा कि एक जो है प्रिज्म के आकार का प्लेट लिया, प्रिज्म के आकार का प्लेट लिया। इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि आपके पास स्केल होगा, स्केल जिससे आप जो है लाइनिंग खींचते हैं। अब स्केल को 3 स्केल लीजिए और कुछ इस तरीके से प्लेट के डायरेक्शन में इस तरीके से रख दीजिए। पहला स्केल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख दीजिए, दूसरा जो स्केल लीजिएगा उसको वर्टिकल डायरेक्शन में जोड़ दीजिएगा और तीसरा जो स्केल लीजिएगा उसको इंक्लाइन डायरेक्शन में यानी कि नत समतल पे जोड़ दीजिएगा। इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं 3 स्केल से। सेम वही चीज है। और स्केल की जो मोटाई है, जो स्केल की मोटाई है वो बहुत कम है, इसलिए उसकी हम गणना नहीं कर रहे हैं। अब इस पूरे प्रिज्म को आपने कहाँ पे रख दिया, समंदर में। मान लो समंदर के अंदर किसी गहराई पे, समंदर में या फिर किसी टंकी पे, किसी पानी का टंकी है जो कि स्थिर अवस्था में है और उसके अंदर इस प्रिज्म को आपने डाल दिया। हालांकि इसकी साइज जो है कि बहुत छोटी है, ये द्रव का एक कण है जिसकी हम गणना कर रहे हैं, लेकिन द्रव का कण जो है बहुत छोटा है। कोई द्रव के अंदर कोई बिंदु है छोटी सी जिसकी एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको तो ऐसे आंखों से तो हम देखा नहीं जा सकता। उसी को हमने जो है बड़े रूप में जो है यहाँ पे पिक्चर जो है बना के आपको जूम करके दिखाया है। ठीक है ना, और उसी का कैलकुलेशन करके हम सिद्ध करेंगे कि चारों दिशाओं से जो दाब लगता है वो एक समान लगता है। तो ये इस तरीके से प्रिज्म के आकार का प्लेट ले लिया। प्लेट की जो मोटाई है वो बहुत कम है, न के बराबर है, इसलिए मोटाई को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो प्लेट की जो चौड़ाई है, स्केल की कुछ चौड़ाई होगी ना, तो स्केल की जो चौड़ाई है उसको हमने क्या मान लिया है, स्मॉल टी मान लिया है। ठीक है, स्मॉल टी मान लिया है। और प्लेट की कुछ लंबाई होगी, जो स्केल है, प्लेट कह लो या स्केल कह लो, स्केल की कुछ लंबाई होगी और या फिर स्केल की कुछ चौड़ाई होगी। ठीक है, तो चौड़ाई को हमने टी माना है और लंबाई को हमने नाम दे दिया है ए बी सी करके नाम दे दिया है। ठीक है, और ये भले ही आपको पिक्चर देखने को मिल रहा है, ये स्केल जैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये स्थिर अवस्था में कोई द्रव है, उसके अंदर कोई कण है और कण जो है हम देखना चाह रहे हैं कि जो कण है या प्लेट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में रहे, चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहे, चाहे इंक्लाइन डायरेक्शन में रहे। क्या दाब समान आता है? अगर समान आता है तो हम कह सकते हैं कि द्रव के अंदर जो है पानी, द्रव किसी स्थिर द्रव के अंदर जो किसी भी बिंदु पर जो दाब लगेगा सभी दिशाओं में समान लगेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लेट इंक्लाइंड है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। द्रव के अंदर किसी एक बिंदु पे गहराई अगर सबकी सेम है, ठीक है, तो दाब जो है एक समान लगेगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए एक टंकी है, पानी का टंकी है, इसमें जो है पानी इस लेवल तक जो है भरा हुआ है, इस लेवल तक पानी भरा हुआ है। तो पानी के इस बिंदु की हम बात कर रहे हैं, इस बिंदु की बात कर रहे हैं, तो गहराई जो है सबके लिए सेम है। और इसी बिंदु को हमने जूम करके यहाँ पे बड़ा सा दिखा दिया, इस बिंदु को हमने जूम करके बड़ा सा दिखा दिया है। तो गहराई सभी के लिए सेम है,
इस बिंदु के लिए सभी के लिए सेम है, चाहे यहाँ की बात करें चाहे यहाँ की, तो मुक्त तल से जो गहराई है वो सेम है, बस इसको जूम कर लिया है इसलिए हमें जो है कि बड़ा दिख रहा है। कि आप ये सोचो कि सर इस टॉप लेवल पे गहराई कम होगा और बॉटम लेवल पे गहराई ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत छोटी बिंदु है, उसको हमने जूम करके समझने के लिए बड़ा करा है, ठीक है। और ये स्थिर द्रव के अंदर कोई बिंदु है, ठीक है, और उसको एनालिसिस करा जा रहा है, ठीक है। तो पास्कल ने क्या किया कि एक प्लेट ले लिया जो कि जिसकी मोटाई टी है, और उसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन यानी कि क्षैतिज, वर्टिकल और इंक्लाइन डायरेक्शन में प्लेट को जोड़ दिया है, प्लेट को जोड़ दिया है। जो क्षैतिज डायरेक्शन में प्लेट है उसकी जो लंबाई क्या है वो है बीसी लंबाई। इसकी लंबाई ये देखिए बिंदु क्या है, बी है, इस जोड़ का बिंदु बी है, सी है और ए है, ये तीन नाम दिए गए हैं। तो जो क्षैतिज प्लेट है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, बीसी है, बीसी लंबाई है। और इसकी जो चौड़ाई थिकनेस है वो कितना है, टी है। सभी प्लेट की जो थिकनेस है, चौड़ाई है बेसिकली, वो कितना है, टी है। तो इस प्लेट की, यह जो क्षैतिज प्लेट है, प्लेट नंबर ए है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हम कह सकते हैं बीसी, बीसी का मतलब हो गया लंबाई, है ना, बीसी मतलब लंबाई गुणे टी थिकनेस, तो ये क्या बन जाएगा, इस प्लेट का एरिया बन जाएगा। उसी तरीके से वर्टिकल प्लेट का एरिया निकालना होगा, तो एसी, एसी हो गया लंबाई, और इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है टी, स्मॉल टी। तो AC इंटू टी कर देंगे तो इस वर्टिकल प्लेट का एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। क्योंकि इसी सरफेस पे ही तो दाब लगेगा, हर जगह जो दाब लगेगा वो इसी सरफेस पे ही लगेगा, लंबवत जो है, जो भी दाब लगेगा इस सरफेस पे लगेगा, और कहीं तो लगेगा नहीं। तो इसी सरफेस पे जो दाब लगेगा उसी की गणना हम करेंगे। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल लेना हमारे लिए जरूरी है। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली लंबाई लेंगे। ये लंबाई कितनी है, AB है, और इसकी चौड़ाई क्या है, T है। दोनों की लंबाई और चौड़ाई को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्लेट का एरिया आ जाएगा। तो अब हमने मान लिया, अब चित्र 2.2 में, ठीक है, में आप देखें कि मान लो कि द्रव के अंदर किसी आयतन में, आयतन का एक अत्यंत छोटी मोटाई टी का त्रिभुजाकार प्रिज्म जो कि ए बी सी है, ठीक है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और सी बिंदु है, जिसकी फेस जो कि फलक है वो 1 2 3, ये इनके फलक है, इनके फेस हैं, फेस 1 2 3 है। और जिस पर जो दाब तीव्रता लग रही है वो मान लीजिए P1 P2 और P3 है। तो जो पहले फेस पर जो दाब तीव्रता है वो P1 है, दूसरे पे जो दाब तीव्रता है वो P2 है, तीसरे पे जो दाब तीव्रता है वो कितनी है, P3 है, ठीक है। तब फलकों के लंब, और ये जो दाब तीव्रता है ये फलकों के लंबवत कार्य कर रही है। एक चीज आपने अभी मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर कोई, जब भी हम जो है कि फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो सारे फोर्सेस को या तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो है प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्स एक्सिस हो जाती है हमारी, और ऊपर ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, वाई वाई एक्सिस हो जाती है। तो सारे फोर्सेस को हम एक्स और वाई डायरेक्शन में प्लॉट करते हैं। लेकिन ये जो एफ P3 फोर्स है, वो P3 फोर्स क्या है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, इंक्लाइंड लग रहा है P3 फोर्स, है कि नहीं। P3 फोर्स कैसे लग रहा है, इंक्लाइंड लग रहा है। तो इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको साइन थीटा कॉस थीटा में बांट देते हैं, ठीक है। अब ये थीटा एंगल पे झुका हुआ है, यहाँ पे ये जो इंक्लाइंड प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे झुका हुआ है, तो ये वाला भी जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। और जब P थीटा इसके साथ बना रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो फोर्स आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, इस P3 फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कास के साथ जाएगा और बनेगा P3 कास थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बनेगा P3 साइन थीटा, ठीक है। और इन्हीं फोर्सेस को क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो है कि इनको जो है इक्विलिब्रियम में कंपेयर करके हम फोर्स निकालेंगे और देखेंगे कि ये फोर्स एक समान आ रहे हैं कि नहीं। अभी हमने बस ये देख लिया, क्या देखा है इस पिक्चर से, कि P1 फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और P3 कॉस थीटा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस पे अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। वहीं पे P2 फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, क्षैतिज दिशा में है, ठीक है, और ये P3 साइन थीटा ये भी क्षैतिज डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट है,
अब चलिए बात करते हैं, आता है क्षैतिज संतुलन में। अगर बात करते हैं जब क्षैतिज डायरेक्शन की बात करते हैं, तो क्षैतिज डायरेक्शन ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। तो क्षैतिज डायरेक्शन में देखें तो P3 जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, P2 सॉरी, P2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, P2 लग रहा है। और इस डायरेक्शन में, इसी में क्षैतिज समतल में, क्षैतिज संतुलन में और कौन फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है। ये कौन सा फोर्स, फोर्स नहीं, ये दाब तीव्रता है, सॉरी, ये क्या है, दाब तीव्रता। कितना लग रहा है, P3 साइन थीटा लग रहा है, ठीक है, P3 साइन थीटा। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो इक्विलिब्रियम में करते हैं, जैसे क्षैतिज संतुलन में हम कर रहे हैं, तो दाब तीव्रता को संतुलन में नहीं करते हैं, किसको करते हैं, फोर्स को, बल को संतुलन में करते हैं। प्रेशर बराबर होता है, प्रेशर बराबर, वो उल्टा हो गया थोड़ा सा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर बराबर। लेकिन अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें जब भी हम कंपेयर करेंगे तो प्रेशर यानी कि दाब को कंपेयर नहीं करेंगे, हम किसको कंपेयर करेंगे, फोर्स को कंपेयर करेंगे। तो हम इसको फोर्स जब बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं फोर्स बराबर जो हो गया, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। तो हमें ये जो दिया गया है ये है प्रेशर, ये क्या दिया है, ये प्रेशर यानी कि दाब दिया है, या फिर कह लो दाब तीव्रता दिया हुआ है। इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इधर देखिए, इधर डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा था वो कितना लग रहा था, P2, और इसके साथ साथ हम एरिया से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एरिया, ये P2 जो प्रेशर लग रहा है वो इस पूरे एरिया में लग रहा है। इस एरिया का मतलब क्या हो गया, AC लंबाई और इसकी T जो है चौड़ाई। तो AC जो है लंबाई और T चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया बन जाएगा। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, P3 साइन थीटा। ये फोर्स कितना है, P3 साइन थीटा। ये तो क्या हो गया, प्रेशर इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका एरिया कौन सा कहलाएगा, इसका एरिया जो है ये है, इस पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा था P3 साइन थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी ए जो लंबाई हो जाएगा और इसकी T जो है थिकनेस हो जाएगी, तो ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए, तो बस वही चीज किया गया है, कंपेयर कर दिया गया है। तो ये हो गया P3 साइन थीटा, सब डिलीट कर देते हैं एक बार, ठीक है। अब ये क्या हो गया, P3 साइन थीटा, सॉरी, ये हो गया P3 साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे। और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा AB लंबाई, AB जो है ये लंबाई है, इनटू थिकनेस जो है T, ये एरिया हो गया। तो ये प्रेशर हो गया और ये एरिया हो गया। तो ये फोर्स बन गया जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस डायरेक्शन वाले फोर्स को दोनों को ही बराबर के आमने सामने लिखना है। तो इस डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है, P2, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, AC इंटू AC लंबाई हो गई और थिकनेस जो है T हो गई, ये एरिया हो गया। तो दोनों को कंपेयर कर लिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो से, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहे हैं उनको जीरो कंपेयर करने से। अब हमें पता है कि जो AC होगा, यानी कि A से C तक की जो लंबाई, हमें पता है कि साइन थीटा, ये जो एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, साइन थीटा बन रहा है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, ये लंब AC ही तो लंब है, और कर्ण कितना है, ये है AB। AB जो है कि ये कर्ण है और AC जो है लंब है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। AC बराबर तो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर जो है, साइन थीटा लिखना ही पड़ेगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लंब बराबर, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा, AB इंटू साइन थीटा, कर्ण से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर्ण क्या है, AB, ठीक है। तो हमारा बन गया AC बराबर AB साइन थीटा। तो AC की जगह पे हम जो है, या फिर यहाँ पे देखिए AB साइन थीटा है, तो AB साइन थीटा की जगह हम यहाँ पुट कर सकते हैं AC। तो वही हमने किया है, P3 इंटू AB साइन थीटा, AB साइन थीटा की जगह AC पुट कर दिया इंटू T।
फिर यहाँ पे P2 है AC इंटू टी। अब यहाँ देखेंगे बराबर के दोनों तरफ जो है एक ही वैल्यू है मल्टीप्लाई में, तो AC AC कट गया और T कट गया, तो बचा क्या P3 बराबर P2। यानी कि पानी के स्थिर अवस्था में है और पानी के अंदर किसी भी बिंदु पे जो दाब लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो दाब ये जो वर्टिकल प्लेट पे जो दाब लग रहा है P2 और इंक्लाइंड प्लेट पे जो दाब लग रहा है P3, ये दोनों तो बराबर है। ठीक है, अगर ये P1 भी बराबर हो जाए इन सबके, तब हम कहेंगे कि चारों दिशाओं से जो दाब लग रहा है, चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में जो दाब लग रहा है, हॉरिजॉन्टल या फिर इंक्लाइन डायरेक्शन में जो दाब लग रहा है, वो सेम है, तो हमारा जो नियम है वो प्रूफ हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था क्षैतिज संतुलन में, अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर संतुलन में। ठीक है, ऊर्ध्वाधर संतुलन हेतु, तो ऊर्ध्वाधर संतुलन के लिए हम क्या करेंगे कि फिर से इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किसको कर लेंगे, ये ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में लग रहा है P3 cos थीटा और P1 लग रहा है, तो ठीक है P3 cos थीटा इंटू एरिया इस इंक्लाइन प्लेट पर लग रहा है, इसलिए हम कहेंगे AB इंटू टी। उसी तरीके से जो P1 है वो किस पे लग रहा है, BC लंबाई पे और थिकनेस T पे, तो BC इंटू टी। तो अब बात करते हैं cos थीटा बराबर cos थीटा, यहाँ पे हम लिखते हैं cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये आधार क्या हो गया, आधार हो गया AC और कर्ण क्या हो गया AB, तो आधार AC बराबर हम कह सकते हैं AB cos थीटा। ठीक है, ये इतना तो आप जो है बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये कर्ण इधर चला गया, तो A बराबर हो गया K cos थीटा, तो K का क्या मतलब है, कर्ण का मतलब क्या है A और B है, तो AB cos थीटा हो गया BC बराबर। तब यहाँ पे आप देखोगे तो AB cos थीटा कॉमन है, तो AB cos थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, BC पुट कर सकते हैं, तो P3 इंटू BC इंटू टी बराबर P1 BC इंटू टी। तो ये दोनों ही वैल्यू जो है आपस में कट गई और पता चला कि P3 और P1 ये भी बराबर है। तो जब P3 जो है P3 फोर्स जो है P2 के बराबर है और वही P3 फोर्स P1 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि P1 बराबर P2 बराबर P3। तो अतः पास्कल के नियम से सिद्ध हुआ कि किसी स्थिर अवस्था में पानी स्थिर अवस्था के जल के अंदर किसी भी बिंदु पर जो चारों दिशाओं से लगने वाला जो बल होगा, चाहे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड किसी भी डायरेक्शन से लगने वाला जो बल होगा वो एक समान होगा। ठीक है, ये पास्कल का नियम था। तो अर्थात इससे सिद्ध है कि स्थिर अवस्था में किसी तरल पर सभी दिशाओं में समान दाब लगता है। अब बात करते हैं एक और बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है कि द्रव दाब पर बर्तन के आकार का प्रभाव, कि अगर बर्तन जो है अलग अलग आकार का यूज करते हैं तो क्या द्रव के दाब पर कोई अंतर आएगा। ठीक है, इसके बारे में एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि हमने अभी बताया था कि जो दाब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है, मतलब गहराई के समानुपाती है, कि गहराई बढ़ेगी तो दाब बढ़ेगा, गहराई घटेगा तो दाब घटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये डिपेंड नहीं करता कि बर्तन कैसा है। ठीक है, जैसे आपके पास दो टंकी है, एक कम चौड़ी है और दूसरी जो टंकी है ज्यादा चौड़ी है। ठीक है, लेकिन दोनों के जो पानी का तल है वो एक समान है, पानी का जो गहराई है वो एक समान है, तो तली के ऊपर जो दाब लगेगा, तली के ऊपर जो दाब लगेगा वो एक समान होगा, क्योंकि गहराई एक समान है तो दाब एक समान है, बशर्ते बशर्ते जो तरल भरा गया है दोनों ही टंकी में एक ही तरल हो। अगर दोनों ही टंकी में पानी भरा गया है, अगर भरा जाएगा तो दोनों ही टंकी में पानी भरा जाएगा, अगर दोनों ही टंकी में पानी है तब तली पर जो दाब होगा एक समान, क्योंकि गहराई एक समान है। अब पता चला कि एक टंकी में आपने पानी भरा और दूसरी टंकी में आपने कोई जो है पेट्रोल भर दिया, तो पेट्रोल जो है ऑयल है ना, तो ऑयल तो हल्का होता है, जब हल्का होता है तो तली पे कम दाब लगाएगा। ठीक है, भले ही गहराई सेम हो, लेकिन एक हल्का है तो कम दाब लगाएगा, जो भारी है वो ज्यादा दाब लगाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि द्रव दाब का जो बर्तन पर प्रभाव, तो हम कह सकते हैं हाँ, कि हम जानते हैं कि बर्तन पर या फिर किसी भी सतह पर जो दाब है वो गहराई के समानुपाती है,
कि गहराई बढ़ती चली जाएगी तो उस सतह पर दाब भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ और और अगर जो है कि कम भारी और साथ ही साथ जो है कि जो तरल होगा वो एक ही समान तरल होना चाहिए। ठीक है। यानी कि तरल पर भी निर्भर करता है कि तरल जो है कि अगर ज्यादा गाढ़ा होगा या ज्यादा भारी होगा, जिसका आपेक्षिक भार ज्यादा होगा तो वो ज्यादा दाब लगाएगा, जिसका आपेक्षिक भार कम होगा वो कम दाब लगाएगा। तो तरल के भार पर भी निर्भर करता है और उसकी गहराई पर भी निर्भर करता है। ठीक है। लेकिन मेनली जो है अगर एक ही समान का एक ही तरल को भरा गया है हर एक आकार के बर्तन में, तब हाइट पर निर्भर करेगी। अगर हाइट सेम है, तरल सेम है, तब जो है कि दाब जो है एक समान होगा। कोई मैटर नहीं करता कि ये जो टंकी है वो कम चौड़ा है या ज्यादा चौड़ा है। ये टंकी जो है सर्कुलर चैनल है, मतलब टंकी जो है गोल टंकी है या चौकोर टंकी है। छत के ऊपर जो टंकी रखी जाती है जैसे प्लास्टिक का तो गोल है, अगर वो कंक्रीट का आरसीसी का बनाया जाता है तो चौकोर बनाया जाता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जो दाब लगेगा वो एक समान लगेगा। तो कह रहा है कि हम जानते हैं कि द्रव के किसी बिंदु पर द्रव का दाब उस बिंदु के द्रव के स्वतंत्र तल से गहराई h तथा आपेक्षिक भार W पर निर्भर करता है। यानी कि उस किसी भी बिंदु पर जो दाब लगेगा वो उसके गहराई h पे, स्मॉल h पे, गहराई को स्मॉल h से डिनोट किया गया है, और उसका जो आपेक्षिक भार स्मॉल W है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एक जो है कि इस तरीके से जिग जैग मोशन में जो है एक कांच की नली ले ली गई है, उसी तरीके से एक भी ट्रायंगुलर जो है चैनल टाइप का नली ले लिया गया है, एक इस टाइप की नली ले ली गई है, और एक जो है इस तरीके से तीनों चारों जो है अलग अलग शेप की नली ले ली गई है। और इस नली को एक दूसरे से कनेक्टेड किया गया है, एक दूसरे से कनेक्टेड, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। तो होगा क्या, किसी एक में आप पानी भरेंगे, किसी एक में पानी भरेंगे तो ये पानी जो है सभी में चला जाएगा, सभी में चला जाएगा। ठीक है। और सभी में पानी भर जाएगा, और जब भरेगा तो सब में ऊंचाई एक समान होगी। ये तो हम जो है प्रैक्टिकली जानते भी हैं, जब भरेगा तो सब में ऊंचाई एक समान होगी। और ये जो ऊंचाई है सबकी वो कितनी है, h है। तो जब ऊंचाई सेम है तब देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि हर एक बिंदु पर, बिंदु ए पर, बिंदु बी पर, बिंदु सी पर और बिंदु डी पर, हर एक बिंदु पर जो सेम तरल, एक ही प्रकार का तरल होने की वजह से और गहराई जो है स्मॉल h, यानी कि सेम गहराई होने की वजह से बिंदु ए पर, बिंदु बी पर और बिंदु सी और बिंदु डी पर जो दाब आया वो एक समान आया। ए पर भी दाब p है, बी पर भी दाब p है, उसी तरीके से एंड सो ऑन सी और डी पर भी जो है दाब p है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि गहराई अगर एक समान है और तरल जो है भी एक ही है, तो कोई मैटर नहीं करता कि हमारा बर्तन कैसा है। बर्तन किसी भी आकार का हो, बर्तन किसी भी आकार का हो, चाहे ज्यादा चौड़ा हो, कम चौड़ा हो, उसका आकार, शेप, साइज कुछ भी हो, लेकिन जो दाब होगा वो एक समान होगा। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, इसको ध्यान में रखिएगा कि द्रव पर दाब बर्तन के आकार तथा साइज के प्रभाव से मुक्त है। तो बर्तन का आकार छोटा है या बड़ा है, या फिर साइज किस तरीके का है, वो गोल है, चौकोर है, या मतलब गोल चौकोर आकार का है, या फिर साइज छोटा या बड़ा है, इससे मुक्त है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। इस चित्र 2.3 में पास्कल बर्तन द्वारा दिखाया गया है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये पास्कल के द्वारा ही किया गया था, और इस बर्तन का नाम जो है पास्कल बर्तन रख दिया गया था। ये कांच की जो है नली है सभी, जो एक दूसरे से जुड़ी है। इसके अनुसार विभिन्न आकार तथा साइज के बर्तन एक क्षैतिज नली से जुड़े हैं। अलग अलग आकार के जो है बर्तन जो है एक क्षैतिज नली से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और इसमें द्रव भरा है। इन बर्तनों में क्षैतिज तल ए बी सी डी तथा समान गहराई, इनकी जो क्षैतिज तल है वो ए बी सी डी है और गहराई जो है समान है। तो इस पर जो दाब है वो समान होगा, जबकि बर्तन के द्रव का कुल भार अलग अलग हो सकता है। ठीक है। कह रहा है कि गहराई समान है तो हर एक बिंदु पे जो दाब होगा वो एक समान होगा। भले ही इस वाले बर्तन में सॉरी भले ही इस वाले बर्तन में जो पानी भरा है इसका भार कुछ अलग हो सकता है, द्रव का भार अलग अलग हो सकता है। ठीक है। इसका भार अलग हो सकता है,
ये बर्तन थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसका भार ज्यादा हो सकता है, इसका भार भी कुछ और हो सकता है, इसका भी भार कुछ और हो सकता है। तो बर्तन में कितना पानी भरा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कितनी ऊंचाई है उससे मतलब है। ठीक है, तो ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली जो है भी आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है एक तालाब में नहाने जाते हैं तो तालाब के अंदर जैसे ही आप जो है कि गोता लगाते हैं, अंदर जाते हैं, तो पानी पानी जो है हमारी बॉडी पे दाब लगाती है। ठीक है, अब तालाब तो छोटा है, ठीक है, आप 2 मीटर 3 मीटर गहराई पे आप चलते जाते हैं तो 3 मीटर गहराई की वजह से पानी जो है आपकी बॉडी पे दाब लगाएगी। सेम उतना ही दाब अगर आप समुद्र में कूद जाएं तो समुद्र तो बहुत बड़ा है, पृथ्वी का जो है 70% तक जो है समुद्र ही है, तो पृथ्वी का बहुत बड़ा है, तो उस पर जब आप कूदेंगे तो ऊपर भी दाब उतना ही लगेगा जितना तालाब में लगा था दाब। ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो है कि बर्तन कितना बड़ा है, मैटर करता है कि कितनी गहराई पे आप हैं। ठीक, बस। इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। किसी टंकी में 10 मीटर गहराई तक 0.95 आपेक्षिक घनत्व वाला तेल भरा है। टंकी की तली पर दाब तीव्रता न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कि कह रहा है कि एक टंकी है, ये लीजिए, एक क्या है, टंकी है, और टंकी में जो पानी की गहराई है, ये जो पानी भरा गया है इसकी जो गहराई है, ये जो गहराई है वो कितना है, वो 10 मीटर है। ठीक है, और टंकी में क्या भरा गया है, तेल भरा गया है, और तेल का जो आपेक्षिक गुरुत्व है, यानी कि जो कैपिटल जी या फिर कहीं कहीं कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, आपेक्षिक गुरुत्व है वो कितना है, 0.9585, सॉरी 0. एक मिनट, 0.85 है। तब टंकी की तली पर क्या दाब होगा, तो ये पूछ रहा है कि इस टंकी के तली पर कितना दाब लगेगा, वो हमें दाब बता दीजिए। टंकी के तली पर कितना दाब लगेगा वो दाब हमें बता दीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें आपेक्षिक घनत्व को घनत्व में चेंज करने आना चाहिए। हमने फार्मूला पढ़ा था कि द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व होता है उसके बराबर होता है द्रव का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे जो निकालना है वो निकालना है कि द्रव का घनत्व कितना होगा। तो द्रव का घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव का आपेक्षिक घनत्व और गुणे पानी का घनत्व, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो द्रव का घनत्व आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि तेल का घनत्व, यहाँ द्रव कौन सा भरा हुआ है टंकी में, तेल भरा हुआ है। ठीक है, द्रव क्या भरा हुआ है टंकी में, तेल। तो हम कह सकते हैं तेल कि तेल का घनत्व रो, घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं ना, ये स्मॉल पी नहीं है, क्या है, रो है। तो रो बराबर तेल का आपेक्षिक घनत्व गुणे पानी का घनत्व। तो तेल का आपेक्षिक घनत्व गुणे पानी का घनत्व जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तेल का घनत्व आ जाएगा। तो पानी का जो घनत्व होता है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, इसमें मानने पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा। अगर हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको तेल और सॉरी पानी और पारे का जो घनत्व है वो आपको याद होना चाहिए। पानी का घनत्व 1000 और पारे का घनत्व 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो पानी का घनत्व हमने यहाँ पे कितना लिया है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन में दिया रहे चाहे ना दिया रहे, हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद तेल का जो घनत्व हो जाएगा, तेल का घनत्व रो बराबर, ये क्या है, रो है, स्मॉल पी नहीं है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा प्रेशर इंटेंसिटी से, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया पीपीटी बनाते समय। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तेल का घनत्व, तेल का अपेक्षित घनत्व कितना है 0.95 इंटू पानी का घनत्व, पानी का घनत्व कितना है 1000। जब दोनों को मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये तो हो गया तेल का घनत्व, और तेल कितनी गहराई तक है, 10 मीटर की गहराई तक है। तो हमने आपको बताया था दाब तीव्रता का फार्मूला, दाब तीव्रता का जो फार्मूला है वो है क्या, स्मॉल पी बराबर होता है रो जी इंटू एच, स्मॉल पी बराबर रो जी इंटू एच, जहाँ रो क्या है, इस तरल का, ये जो द्रव भरा गया है, तेल भरा गया है, उसका घनत्व है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और एच क्या है, उस तेल की या द्रव की गहराई है। तो ठीक है,
तो रो कितना हो गया 850, जी जो गुरुत्वीय त्वरण है वो भी फिक्स है 9.81 और गहराई है 8। ठीक है, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया है तो दाब तीव्रता आई है 83385 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने बता दिया कि टंकी की तली पर जो दाब तीव्रता लग रहा है वो 8338.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन से सीखने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन से सबसे पहले आप ये सीखेंगे कि इस फार्मूला का उपयोग किस तरीके से करते हैं। अगर आपको जो है आपेक्षिक घनत्व दिया हो तो उसको घनत्व बनाने के लिए, घनत्व में कन्वर्ट करने के लिए पानी के घनत्व से मल्टीप्लाई कर देना है। और पानी का घनत्व जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और साथ ही साथ जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी की वैल्यू वो कितनी है 9.81 होती है। ठीक है, ये दो चीजें सीखने को मिली। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षैतिज समतल सतह पर संपूर्ण दाब के लिए व्यंजक प्राप्त करना। जैसा कि क्वेश्चन सिलेबस में ही है, क्षैतिज समतल सतह पर संपूर्ण दाब और दाब केंद्र क्या होता है, चाहे क्षैतिज प्लेट हो, ये देखिए ये प्लेट किस तरीके से, ये क्षैतिज है, क्षैतिज प्लेट हो उस पर, चाहे प्लेट ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में हो उस पर, या फिर प्लेट जो है इंक्लाइन डायरेक्शन में हो, तो उस पर जो संपूर्ण दाब है और दाब केंद्र है इसको इसके बारे में जानकारी करना है। ठीक है, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है उसको हमें नहीं करना है, इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है और सिंपल न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस पे जो फार्मूला होगा क्षैतिज सतह के लिए, वर्टिकल सतह के लिए, और जो सिंपल न्यूमेरिकल होंगे वो हम करेंगे। डेरिवेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर आप कहोगे तो अलग से हम करा देंगे, लेकिन वो जो है आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेशन करने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आया वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको क्षैतिज सतह पर जो संपूर्ण दाब है इंक्लाइंड और वर्टिकल पे, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो कि पार्ट 2 आएगा चैप्टर 3 का। ठीक है, तो चलिए, अगर आप अभी तक हमें देख रहे हैं इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा है, और आप के पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं मेहनत करता हूं, मैं चाहता हूं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले और आप जो है अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकें। ठीक है, आप इस और ये जो वीडियो लेक्चर है ये कम समय में आपकी अच्छी प्रिपरेशन करा देता है। तो मैं चाहूंगा कि अगर, तो आपका फर्ज बनता है कि अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ करें, और आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करें, या फिर अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप एक कमेंट जरूर करें। मुझे पता चलता है कि कौन स्टूडेंट है जो कि मुझसे पढ़ रहा है। ठीक है, तो जिससे कि मैं उसकी और किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो आप अपने जो है कि कमेंट्स हमें जरूर करें कि आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं कि ये भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएं, या फिर कुछ ना समझ में आया हो। ठीक है, और फिर इस चैनल पे बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं यहाँ पे कोर्स जो है कि देने का प्रयास कर रहा हूँ, डिप्लोमा और आगे चल के बीटेक सभी का, जितने भी सब्जेक्ट हैं तो आपके जो है कि फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के डिप्लोमा और बीटेक के सभी जो है वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपका काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। आपको आगे गाइड भी करूंगा कि जॉब के लिए जो है कि कौन कौन सी प्रिपरेशन आपको करनी है, कौन सी बुक अच्छी है। ठीक है, और आप जुड़ना चाहते हैं हमसे और ये नोट्स वगैरह पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, उसमें आपका कोई जो है ऐसा नहीं है कि कॉन्टैक्ट वगैरह चला जाएगा, वो चैनल है, सिर्फ आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, और आप नए हैं तो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के पार्ट 2 में। ठीक है, धन्यवाद।